हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्विक रिवीजन वन शॉट यानी सिंगल वीडियो के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, वो भी कंप्लीट प्योर NCERT से। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि किस लाइन से किस टॉपिक से नीट में किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और कहाँ से ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, चाहे वो क्लास 11th की हो चाहे क्लास 12th की हो। तो आप चैनल पर वीडियो सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल, देन गेमेटोजेनेसिस, मेन्स्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, यानी टोटल 7 टॉपिक्स आएंगे। बट पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं अगर ह्यूमंस की, तो ह्यूमन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। ये तो सबको पता ही है। अब यहाँ पर कुछ एक इवेंट्स होते हैं। अब कौन कौन से इवेंट होते हैं वही चीजें ध्यान में रखने की है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस सीक्वेंस में ये इवेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं ह्यूमन में। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गेमिट होता है जिसको बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस। फिर होता है स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल, यानी जो मेल के अंदर स्पर्म और आपका फीमेल के अंदर ओवम। देन उसके बाद में होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर करना होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद में होता है फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, ये तो सबको पता है। उसके बाद में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। उसके बाद में जब ये जाइगोट है वहां पर बनता है ब्लास्टोसिस्ट, जिसका फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर होता है डेवलपमेंट। फिर जब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या कर जाता है, आपके यूटेराइन वॉल के साथ में अटैच कर जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो होता है उसकी डेवलपमेंट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, गेस्टेशन। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको। लास्ट में क्या होता है, जब कंप्लीटली जो आपका एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाता है एक बेबी में, तो वहाँ पे डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये सारे जो आपके इवेंट होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं, अकर आफ्टर द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद में ये सारे इवेंट स्टार्ट होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। क्लियर है। बट यहाँ पर कुछ डिफरेंस भी है मेल और फीमेल के बीच में। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहता है इवन इन द ओल्ड एज मेन के अंदर, बट जो आपका ओवम का फॉर्मेशन है वो एक टाइम पे जाके सीज हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है इन द वोम एट द एज ऑफ 50 ईयर्स के बाद में। क्लियर है। तो ये एक डिफरेंस भी है। ओके, तो अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, पेल्विस रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, सबसे पहले ए पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स होती है, ग्लैंड्स होती है और एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। ये सब कुछ किसके अंदर आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करेंगे, देन एसेसरी डक्ट के बारे में, देन एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड देन लास्ट में ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, आपका टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस जो होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, या जो एब्डोमिनल कैविटी उसके बाहर एक पाउच के अंदर होते हैं, विद इन ए पाउच। उस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहेगा, ये रहा स्क्रोटम और इसके अंदर यहाँ पर ये हमें दिखाई दे जाएंगे टेस्टिस। क्लियर है। ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। अब जो स्क्रोटम किस में हेल्प करता है, तो इट मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, यानी जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रहता है हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, उसमें हेल्प करता है। तभी ये एब्डोमिनल से बाहर होता है, ये स्क्रोटम हेल्प करता है इसके अंदर। यहाँ से आपका AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। ओके, अब ये क्यों नेसेसरी है, हमारा जो स्क्रोटम का टेम्परेचर यानी जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस लोअर क्यों रहता है, बिकॉज इट नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर लोअर टेम्परेचर नहीं होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी, यानी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब एडल्ट की बात करें तो यहाँ पे जो टेस्टिस होती है वो ओवल इन शेप होती है। लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। साफ साफ NCERT ने बोल रखा है। अब जो टेस्टिस होती है उसके अंदर होते हैं कुछ कंपार्टमेंट, यानी कुछ एक आपके अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लोब्यूल। तो यहाँ पे लिख रखा है जो टेस्टिस होती है वो कवर होती है डेंस कवरिंग से, और हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे जाएगा, ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये डायग्राम भी आपको याद रखना है, AIPMT 2009 में यहाँ से इस डायग्राम से क्वेश्चन आ चुका है। डायग्राम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया ये चीज। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो ये लोब्यूल्स है, कौन से लोब्यूल्स, जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जो एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 होते हैं,
इनके अंदर फिर से कुछ हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है। देखिए ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनके अंदर होती है ट्यूब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर क्या होती है? ट्यूब्यूल्स होती है 1 to 3 हाईली कोइल्ड। अब यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इन्हीं के अंदर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इन विच द स्पर्म आर प्रोड्यूस। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे लिख रखा देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स मिलती है। यहाँ पर देखिए सेमिनिफेरस लाइन ऑन ईच साइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल, जिससे आपके स्पर्म बनेंगे। सेकेंड टाइप के सेल जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं वो होते हैं सर्टोली सेल्स। क्लियर है? एआईपीएमटी में 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या काम करता है सर्टोली सेल और ये आपका स्पर्मेटोगोनिया। जो मेल जर्म सेल है जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं उसके अंदर होती है मियोटिक डिवीजन और वहां पे होता है आपका स्पर्म फॉर्मेशन, जबकि जो आपका सर्टोली सेल्स होता है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। यानी ये जो जर्म सेल है मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा? आपका सर्टोली सेल प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके बाहर जो रीजन होता है वहां पर कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में होता क्या है? एक तो आपके स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि न्यूट्रिशन वगैरह जो भी होता है वो ब्लड वेसल्स पहुंचाते हैं हर जगह, और जो भी आपका कंपाउंड होता है CO2 वगैरह होता है उसको लेकर जाते हैं। ये तो होना ही होना है। तो आपका उसी स्पेस के अंदर एक तो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसके अलावा होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं। अब ये लेडिंग सेल्स क्या काम करते हैं? तो ये जो लेडिंग सेल्स होते हैं वो सिंथेसाइज और सीक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, और ये हमने केमिकल वाले में जो हमारा 22 चैप्टर है क्लास 11th का वो उसके अंदर भी यहाँ पर आया था। अब यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? इससे आ चुका है एआईपीएमटी 2012 में, और नीट 2020 में लेडिंग सेल से क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी होते हैं, वो भी आपके प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम दिखाया गया है, अभी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये हो गए हमारे पास, ये जो एक आपको लोब्यूल दिखाई दे रहा है ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इस टाइप से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब इसके अंदर देखिए 2 टाइप के सेल बताए थे। मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, और यहाँ पर आपका स्पर्मेटोजोआ है। स्पर्मेटोजोआ का मतलब है ये है स्पर्म, और इसके अंदर एक और सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं सर्टोली सेल, ये यहाँ पर दे रखे हैं। सर्टोली सेल्स किस में हेल्प करते हैं? ये आपका न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपको इंटरस्टिशियल सेल दिखाई दे रही है, जो रेड में बनाया गया है वो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है जहाँ पे आपके इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसको लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं, और ये एंड्रोजन जो हार्मोन होता है उसको प्रोड्यूस और सीक्रेट करते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका जो है वो डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर आपको स्टार्ट करते हैं कहाँ से? टेस्टिस से। तो यहाँ पे टेस्टिस है, ये स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें वास डेफरेंस दिया गया है। वास डेफरेंस से आगे हमें सेमाइनल वेसिकल दिया गया है। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए आपका आगे जा जाता है जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट से आगे बल्बोयूथेरल ग्लैंड्स होते हैं, फिर आपके देखोगे तो यूरेथ्रा होता है, देन आपका ग्लास पेनिस और फोरस्किन आ जाता है, ये आता है पेनिस। क्लियर है? ये किसके अंदर आता है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर आता है। यहाँ पे यूरेटर दिया हुआ है जो किडनी से आता है, सेमाइनल वेसिकल आपको पता चल चुका होगा, ये रेक्टम जो आपका फूड पाइप का पार्ट, और ये आपको एनएस यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। क्लियर हो गया? ओके। अब इसी जो डायग्राम है सेम डायग्राम है, इसको थोड़ा सा साइड से करके दिखाया गया। अब यहाँ पर चीजें क्या है? यहाँ पे वही चीजें देखिए, टेस्टिस है सबसे पहले, टेस्टिस के बाद में अगर आगे जाएंगे तो यहाँ पे दिखाया गया हमें वास डेफरेंस। क्लियर हो गया? अब वास डेफरेंस से आगे में यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर यहाँ पर दिखाए गए हैं, और ये हमारे स्पाइनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट और ये बल्बोयूथेरल ग्लैंड दिखाए गए, फिर ये यूरेथ्रा आ गया, फिर वही फोरस्किन और ये ग्लास पेनिस आ गया। ये वाले जो पोर्शन आते हैं ये आते हैं हमारे किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर आते हैं, जहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अभी हमने बात की थी कि आपके 2 to 50 कंपार्टमेंट लगभग एक टेस्टिस के अंदर होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है जिनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। अब इनका जो बात करते हैं वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन हुआ है। अब ये जो हम नेक्स्ट पैराग्राफ करने वाली है, एक पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे इतना पैराग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2010 में, फिर उसके बाद में 11 में, फिर 14 में, फिर 16 में, और फिर उसके बाद 19 में क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके। अब बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने बात की थी कि ये टेस्टिस के बारे में कंप्लीट हो चुका है, अब बात करेंगे डक्ट्स के बारे में। तो डक्ट्स के अंदर आते हैं आपके रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडिमिस और वास डेफरेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जिसके अंदर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है टेस्टिस की, वो ओपन होती है वासा एफरेंशिया में थ्रू द रेटे टेस्टिस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर यहाँ से आएगा सबसे पहले क्या? आपका रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस आने के बाद में आएगा आपका वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया आने के बाद में आपका आएगा एपिडाइडिमस, देन आएगा आपका वास डेफरेंस। जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसा होता है, और ये सीक्वेंस काफी बार नीट में आ भी चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है।
फिर उसके बाद में जैसे ही वासा एफरेंशिया के अंदर आता है तो वासा एफरेंशिया जो है वो टेस्टिस को लीव करती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो टेस्टिस को लीव करके बाहर निकलती है, तो वो होती है आपका वासा एफरेंशिया, और ये ओपन होती है एपिडाइडिमस में। यही आपको हमने बताया था कि रेटा टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर किसमें ओपन हो गई, एपिडाइडिमस, और ये किसमें ओपन हो जाएगी, वास डेफरेंस के अंदर। अब ये लोकेटेड होती है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो आपका एपिडाइडिमस होता है वो टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड के अंदर होता है। अब एपिडाइडिमस के बाद में क्या होता है, लीड्स टू द वास डेफरेंस, देन असेंड टू द एब्डोमेन, और वो जो आपका एब्डोमेन में एंटर करती है वो होती है आपकी वास डेफरेंस। और ये यूनाइटेड ब्लैडर के ऊपर से होते हुए यहाँ पे कुछ डक्ट्स जो होती है वो सेमाइनल वेसिकल्स के इसके अंदर आती है, किसके अंदर, वास डेफरेंस के अंदर। फिर ये ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में, वहां पर आपका बन जाता है एज द इजैकुलरी डक्ट। क्या बन जाती है, एज द इजैकुलरी डक्ट बन जाती है। और ये जो डक्ट होती है वो स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करती है किसको, स्पर्म को। किसको स्टोर करती है, स्पर्म को स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है, जो भी आपकी ये डक्ट्स होती है, फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। अब आगे लिखा हुआ देखिए, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल जेनिटल ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रल मीटस। तो इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, जहाँ से जो है वो आपकी ओपनिंग बाहर निकलती है उसको। क्लियर है। अब एक बार अब ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे आपके हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर हमें मिलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से पहले आएगा रेटेटेस्टिस, देन आएगा वासा एफरेंशिया, देन आएगा एपिडाइडिमस, देन आएगा आपका वास डेफरेंस। यहाँ से ओपन होते हुए यहाँ पर जो आपकी ओपनिंग मिलती है सेमाइनल वेसिकल्स की, वो ओपन हो जाती है वास डेफरेंस के अंदर, और वहाँ पे प्रोस्टेट और बल्बुरेथ्रल ग्लैंड है, उनकी भी यहाँ पे कुछ सीक्रेट करते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। फिर ये बन जाती है इजैकुलरी डक्ट, जो मिल जाती है आपकी यूरेथ्रा में, और फिर यहाँ पे अपन बाहर आ जाती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में। तो जो पेनिस होता है वो आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, ये बनता है स्पेशल टिश्यू से जो हेल्प करते हैं इरेक्शन के अंदर। ये इरेक्शन कब होता है, जब आपको इंसेमिनेशन करना पड़ता है। इंसेमिनेशन अभी अभी बताया था कि आपको स्पर्म को जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर आपको डालने होते तब। क्लियर है। इसके आगे लिखा जो एनलार्ज पार्ट होता है पेनिस का, उसको बोलते हैं ग्लास पेनिस, जो कवर होता है एक लूज फोर स्किन से, जिसको बोलते हैं फोर स्किन। क्लियर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं असेसरी ग्लैंड्स के बारे में। अब असेसरी ग्लैंड्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2009 में, फिर 2010 में और नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो एक एक चीज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ग्लैंड्स हमारे पास 3 दिए हैं, देखिए, इंक्लूड पीरियड, सेमाइनल वेसिकल, यानी सेमाइनल वेसिकल जो होता है वो पीरियड होता है, ए प्रोस्टेट, यानी प्रोस्टेट जो होता है वो सिंगल होता है, एंड पेयर्ड ही बल्बोयूरेथ्रल होता है, यानी 2 सेमाइनल वेसिकल होते हैं, 2 ही बल्बोयूरेथ्रल होते हैं, बट प्रोस्टेट जो होता है वो केवल 1 होता है। तो इस टाइप से टोटल 5 ग्लैंड्स हो सकते हैं। सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड, ये जो आपके तीनों ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेशन जो भी करते हैं, कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा, वो बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स में। ये काफी बार आपका क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो जो सीक्रेट करता है वो ऑल्सो हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस के अंदर। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है, सबसे पहले पेयर ऑफ ओवरीज होती है यहाँ पर, इसके अलावा पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, सिंगल यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होती है, एंड यहाँ पर होते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो कि आपके पेल्विक रीजन के अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। ये चीज क्लियर होगी। ओके, अब यहाँ पर ये सारे कुछ इनके अलावा एक सिस्टम अलोंग विद द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, इन सब पार्ट्स के अलावा यहाँ पर आपका मेमरी ग्लैंड जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, और वो आपका स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड होता है टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर के अंदर हेल्प करता है आपका मेमरी ग्लैंड, इनका सपोर्ट करता है इन सभी ऑर्गन्स का। क्लियर है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे ओवरीज के बारे में। तो जो ओवरीज होती है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, ये चीज क्लियर हो गई। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, फीमेल गेमेट, जिसको क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। इसके अलावा जो ओवरीज होती है वो बहुत सारे स्टीरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनको भी प्रोड्यूस करती है, जिनको बोलते हैं ओवेरियन हार्मोन। यानी जो ओवरी से हार्मोन निकलने वाले कौन से हार्मोन होते हैं, स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो ओवरी होती है वो लोकेटेड होती है ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जो लोअर एब्डोमेन है उनके दोनों साइड पे आपकी ओवरी जो होती है वो लोकेटेड होती है। हर एक ओवरी की बात करें तो एक ओवरी आपकी 2 to 4 सेंटीमीटर जो होती है वो लेंथ के अंदर होती है, और ये पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है थ्रू द लीगामेंट। यूट्रस और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होती है किसके थ्रू, लीगामेंट के थ्रू। कौन, आपकी ओवरीज। क्लियर हो गया। ओके, अब एक ओवरी जो होती है वो आपकी सिंगल ओवरी की अगर बात करें तो उसके बाहर कवरिंग होती है, किसकी कवरिंग होती है, थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है, और इसके अंदर आपका स्पेस होता है जिसको बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उसको, ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रोमा होता है वो डिवाइड होता है 2 जोन के अंदर, यानी ये स्ट्रोमा ये डिवाइड है कितने जोन में, 2 जोन में। आउटर वाले को बोलते हैं पेरिफेरल कोर्टेक्स और इनर वाले को बोलते हैं इनर मेडुला। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। आउटर वाला रीजन कोर्टेक्स आता है बायोलॉजी के अंदर, और इनर वाला मेडुला आता है, जैसे एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बात की थी सेम वैसे ही। क्लियर है।
ओके इस डायग्राम पे अभी बाद में आएंगे। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं ओविडक्ट्स वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले मेनली असेसरी डक्ट्स के बारे में। असेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है, ओविडक्ट आती है जिनको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस भी आता है और वेजाइना भी आती है। ये क्या बनाते हैं, असेसरी डक्ट्स बनाते हैं। अब जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं वो अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। यानी आपके यहाँ पर ये जो ओवरी है इससे लेकर ये देखिए यहाँ तक आपका यूट्रस है, यहाँ तक आता है कौन, आपका फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो ओविडक्ट है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इसको बोलते हैं फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ये देखिए इनफंडिबुलम जो है ये बिल्कुल पास में है ओवरी के, किसका, फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट। और यहाँ पे जो इनफंडिबुलम के जो आपके एजिज होते हैं यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं फिम्बरी। ये देखिए फिम्बरी है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे होते हैं। ये रहा फिम्बरी और यहाँ पे ये प्रोजेक्शन होते हैं फिंगर लाइक इनफंडिबुलम के अंदर। अब ये फिम्बरी क्या करते हैं, ये आपके जो फिम्बरी होते हैं वो हेल्प करते हैं जो ओवम यहाँ से ओवरी से रिलेट होगा उसको कलेक्ट करने में। क्लियर है। ओके अब ये जो इनफंडिबुलम होता है ये इनफंडिबुलम होता है ओपन होता है वाइडर रेंज के अंदर जिसको बोलते हैं एम्पुला। फिर एम्पुला से आपका यहाँ पर इस्तेमस में ओपन होता है, फिर इस्तेमस चला जाता है किसके अंदर, आपका यूट्राइन कैविटी यानी यूट्रस के अंदर। क्लियर है। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ओके ये देखिए यहाँ पे लिखा है द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कोल एम्पुला के अंदर जाता है। लास्ट पार्ट जो ओविडक्ट का है वो होता है इस्तेमस और वो आपका कहाँ पर ज्वाइन होता है, यूट्रस के अंदर ज्वाइन होता है। क्लियर हो गया। ओके अब यहाँ पर ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है यहाँ से डायग्राम आ चुका है आपका कितनी बार, यहाँ पे आप ये डायग्राम आ चुका है AIPMT 2011 में। और इसके अलावा ये जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट है ये इनफंडिबुलम वाला पार्ट आ चुका है आपका AIPMT 2010 में। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरीज हो चुकी है, उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब के अंदर फिम्बरी आता है जो इनफंडिबुलम का पार्ट है, फिंगर लाइक, फिर एम्पुला, फिर इस्तेमस। फिर यहाँ पे ये वाली जो कैविटी दिखाई दे रही है यूट्रन कैविटी होती है और इसको बोलते हैं ऊपर वाले पोर्शन को यूट्रन फंडस बोलते हैं। क्लियर है। अब यूट्रस के अंदर 3 वॉल होती है, इनर वाली होती है एंडोमेट्रियम जो कोई ग्लैंडुलर होती है यानी ग्लैंड्स होती है। इसके अलावा जो मेनस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर जो साइक्लिक चेंज होती है उसके अंदर जाती है आपकी एंडोमेट्रियम। मिडल लेयर जो होती है वो होती है मायोमेट्रियम, ये आपके स्मूथ मसल से बनती है और यहाँ पर जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्शन होते हैं जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन मायोमेट्रियम हेल्प करता है। और बिल्कुल आउटर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्लियर है। फिर ये आपके ओपन होती है किसके अंदर, सर्विक्स के अंदर। कौन से ओपन होते हैं, सर्विक्स के अंदर। यहाँ पे आपको सर्वाइकल कैनाल दिखाई दे रही है और फिर ये ओपन हो जाती है वेजाइना के अंदर। जो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना होती है ये मिलकर बनती है बर्थ कैनाल। क्या मिलकर बनती है, ये बर्थ कैनाल बनती है। तो ये चीज डायग्राम आपको क्लियर हो चुका होगा जो AIPMT 2011 में आया। अब वही बात करेंगे यूट्रस के बारे में। देखिए यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है जिसको हम वोम भी बोलते हैं। जो शेप ऑफ यूट्रस की बात करें तो ये इन्वर्टेड पियर की तरह होती है और ये लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होती है पेल्विक वॉल के साथ में। क्लियर है। ओके अब यूट्रस जो होता है वो वेजाइना के अंदर ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स। ये चीज हम मैं डायग्राम के अंदर बता चुका हूँ। जो कैविटी होती है सर्विक्स को उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, वो भी डायग्राम के अंदर लिखी हुई थी। विच अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, यानी सर्वाइकल कैनाल प्लस आपकी वेजाइना बनाती है बर्थ कैनाल। ये भी मैंने अभी बताया था। अब बात करती है वॉल ऑफ द यूट्रस की। तो यूट्रस की वॉल होती है 3 वॉल, मैंने बता चुका था, प्रीमेट्रियम, आयोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। जो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, पेरीमेट्रियम क्या होती है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है। मिडल वाली होती है वो थिक होती है, वो किससे बनती है, स्मूथ मसल से बनती है जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। इनर वाली ग्लैंडुलर लेयर होती है जो बनती है आपकी एंडोमेट्रियम। क्लियर हो गया। और ये क्या करती है, जो यूट्राइन कैविटी होती है उसको लाइन करती है। अब एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं साइक्लिक चेंज, कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। ये चीज क्लियर होगी, यानी यही ब्रेकडाउन वगैरह होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे। मायोमेट्रियम क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन कराती है जब डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा और भी याद रखना है, अगर हम सर्जिकल आपका यूट्रस को रिमूव कर दें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं इस चीज को। तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपका नीट 2015 में आ चुका है। यानी यूट्रस को सर्जिकली रिमूव कराने को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। क्लियर हो गया। ओके अब हम बात करते हैं जेनाइटेलिया के बारे में। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आपके आते हैं मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मोन्स प्यूबिस की बात करते हैं। ये आपका फैटी टिश्यू का एक कशन लाइक होता है जो कि कवर होता है स्किन और प्यूबिक हेयर के द्वारा। उसके बाद में बात करते हैं लेबिया मेजोरा की। तो ये आपका फ्लैशी फोल्ड्स होता है जो कि एक्सटेंड होता है डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस, यानी मोन्स प्यूबिस से स्टार्ट होता है और ये जो आपकी वेजाइनल ओपनिंग होती है इसके बाहर तक ये एक्सटेंड करता है। जो मोन्स आपका लेबिया मेजोरा होता है उसके अंदर होते हैं आपके फोल्ड ऑफ टिश्यू।
दो पेयर होते हैं टिश्यू के जो कि फोल्डेड होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं आपके लेबिया मेजोरा, आपके अंदर द लेबिया मेजोरा, यानी यहाँ पर लेबिया मेजोरा के अंडर में आपके लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। तो यहाँ पर जो आपकी वेजाइना की ओपनिंग है वो पार्शियली कवर होती है हाइमन के थ्रू। क्लियर है। इसके अलावा एक और पोर्शन होता है जो आपके एक्सटर्नल जेनिटली के अंदर आता है जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होमोलोगस होता है पेनिस के। किसके होमोलोगस होता है? पेनिस के होमोलोगस होता है। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? अपर द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ये जो लेबिया माइनोरा का ऊपर वाला जंक्शन होता है वहां पर प्रेजेंट होती है आपकी क्लाइटोरिस अबाउ द यूरेथ्रल ओपनिंग। यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। हाइमन की बात करें तो यहाँ पर टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस, ज्यादातर ये बोला जाता है कि जो हाइमन होता है ये फर्स्ट कोइटस के टाइम पे ये ब्रेक डाउन कर जाता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये आपका सडन फॉल या फिर जोल्ट या फिर इंसर्शन वेजाइनल टेम्पल जो टेम्पोन होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जो इंसर्ट करते हैं उससे भी हो सकता है, या फिर एक्टिव पार्टीशन ऑफ सम स्पोर्ट्स हॉर्स बैक राइडिंग साइकिलिंग वगैरह करने से भी जो आपका हाइमन है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। और किसी किसी वुमेन के अंदर तो ऐसा भी हो सकता है कि हाइमन जो है वो फर्स्ट कोइटस के टाइम पर भी ब्रेक ना हो। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का आपका इंडिकेटर हो। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर होगी। यहाँ पर ये जो आपका रेक्टम और एनस दिया हुआ है तो आपको पता है कि ये फूड पाइप का लास्ट वाला पोर्शन है। मेनली यहाँ पर बात करते हैं यूट्रस की। अब यूट्रस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ओवरीज वगैरह इस डायग्राम में नहीं दिखाई गई है। यहाँ पे आपका यूरेथर जरूर दिखाया गया और यूरिनरी ब्लैडर भी आपका दिखाया गया है। बट यहाँ पे हम बात करते हैं यूट्रस की। ये वाला पोर्शन हो गया यूट्रस, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका सर्विक्स, फिर उसके बाद में आ जाता है वेजाइना। ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, अब वेजाइना की यहाँ पे ओपनिंग होती है हाइमन, वो यहाँ पर नहीं दिखाई गया हाइमन क्योंकि वो मेम्ब्रेनस होती है जो कि आपकी सेमी कवर करती है। अब एक्सटर्नल जेनिटली के अंदर यहाँ पर आपको क्लाइटोरिस दिखा रहा होगा, ये आपका यूरेथ्रा के बिल्कुल अपर साइड में होता है। यहाँ पे लेबिया माइनोरा इनसाइड की होता है और लेबिया मेजोरा बाहर की साइड होती है, और यहाँ पे होता है ये वेजाइनल ओरिफिस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए ये है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, और इसके बाहर जो होती है वो कवरिंग होती है। तो ये सब डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी डायग्राम की। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? मेमोरी ग्लैंड के बारे में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑल द फीमेल मेमल्स, यानी जितनी भी मेमल्स होती है वो फीमेल होती है, उनके अंदर आपको मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलता है। अब मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं? ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको यहाँ पे फीमेल के अंदर, हम ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे इनको बोला जाता है ब्रेस्ट। और यहाँ पर इनके अंदर होता है क्या? ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी होती है। क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इसके अलावा वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट भी होते हैं। अब बात करते हैं पहले ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है यहाँ पर जो ब्रेस्ट के अंदर वो डिवाइड होता है 15 to 20 मेमोरी लोब के अंदर। किसके अंदर डिवाइड होता है? 15 to 20 मेमोरी लोब के अंदर डिवाइड होता है एक ब्रेस्ट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर इस और क्या होता है? यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं एल्व्यूलाई, यानी जो मेमोरी लोब है इसके अंदर होंगे एल्व्यूलाई। अब ये जो सेल्स ऑफ एल्व्यूलाई है यही आपके सीक्रेट करते हैं मिल्क को। किसको सीक्रेट करते हैं? मिल्क को। और ये स्टोर हो जाता है किसके अंदर? कैविटी के अंदर। जो एल्व्यूलाई की कैविटी होती है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर उसके बाद में ये जो एल्व्यूलाई होती है वो ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। याद रखिए ये मेमोरी लोब्स है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स यानी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर। फिर ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ऑफ ईच लोब ये ज्वाइन करके बनाते हैं मेमोरी डक्ट को। किसको बनाते हैं? मेमोरी डक्ट को। और बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो ज्वाइन करके बनाती है एम्पुला को, मेमोरी एम्पुला को। और फिर ये कनेक्ट होकर लैक्टिफेरस डक्ट बना देते हैं जहाँ से मिल्क इज सक्ड आउट। आपको डायग्राम में दिखाई दे जाएगा। ये रहा यहाँ पे डायग्राम। अब यहाँ पे देखो ये वेरियस अमाउंट ऑफ फैट्स हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मेमोरी लोब के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मेमोरी लोब के बारे में। तो यहाँ पे ये कितने होते हैं? 15 to 20 होते हैं। इन मेमोरी लोब के अंदर क्या होते हैं? एल्व्यूलाई होते हैं। क्या होते हैं? एल्व्यूलाई। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया मेमोरियस एल्व्यूलस, यानी बहुत सारे अगर एल्व्यूलाई है तो उसको बोल देते हैं एल्व्यूलस। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब एल्व्यूलस के अंदर क्या होते हैं? जो सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं मिल्क, और वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है? सबसे पहले जो यहाँ पे कैविटी होती है उनके अंदर स्टोर हो जाती है। उसके बाद में वो ओपन होती है किसके अंदर? आपके ट्यूब्यूल के अंदर, मेमोरी ट्यूब्यूल के अंदर। बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती है वो मिलकर बनाती है किसको? मेमोरी डक्ट को। बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो होती है वो ओपन होती है किसके अंदर? एम्पुला के अंदर। और जो एम्पुला है वो ओपन हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर, और यहाँ पर ये निपल के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे सक्ड आउट मिल्क को कर लिया जाता है। और ये यहाँ पे दिए हुए एरियोलर टिश्यू। क्लियर हो गया? ये सब चीज आपको यहाँ पे डायग्राम में क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं गेमिटोजेनेसिस के बारे में। गेमिटो मतलब गेमिट, जेनेसिस का मतलब टू सिंथेसाइज, टू प्रोड्यूस, कुछ चीज बनाएंगे। तो जो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि टेस्टिस होती है मेल के अंदर और ओवरीज होती है फीमेल के अंदर, और यही बनाते हैं आपके गेमिट्स। अब जो टेस्टिस होती है वो बनाती है स्पर्म को, और ओवरीज बनाती है ओवम को। यही हमारे गेमिट्स कहलाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, जो ये गेमिट बनाने वाला प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गेमिटोजेनेसिस बोलते हैं। क्लियर है?
सबसे पहले हम स्पर्म फॉर्मेशन देखेंगे, देन हम ओवम फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के। तो यहाँ पर जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो क्या पर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है। तो वहाँ पर हमने बात की थी कि जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं आपके मेल जर्म सेल। तो यहाँ पर जो इमैच्योर मेल जर्म सेल होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को, जिस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो प्रोसेस होता है वो बिगिन होता है कब, प्यूबर्टी के अंदर स्टार्ट होता है। ये चीज क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो हमने पढ़ा था स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल, ये दोनों होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सर्टोली सेल जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसको एक बार हम साइड में रखते हैं, बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया की। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, पहले वो क्या करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है, और उस प्रोसेस के टाइम पे जब नंबर को इंक्रीज होना होता है तो वहाँ पे डिवीजन जो होती है वो होती है माइटोटिक डिवीजन। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है वो पहले क्या करेंगे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस कर लिए तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। उसके बाद में क्या होगा, जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है वहां पर कुछ एक स्पर्मेटोगोनिया जो है वो यहाँ पर कहाँ पर जाएगी, कुछ एक चेंज हो जाएगा और वो कहलाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएगी। अब ये जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, कौन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वहां पर स्टार्ट होती है मियोसिस। वहां पर कौन सी स्टार्ट होती है, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होती है। कौन सी डिवीजन स्टार्ट होती है, मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहां पर होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है, और वो बनाती है क्या, आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आती है इसके अंदर होती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और ये बनाती है आपके क्या, स्पर्मेटिड। क्या बनाती है, स्पर्मेटिड बनाती है। क्लियर हो गया? ओके, अब ये जो स्पर्मेटिड होते हैं वो डिफरेंशिएट करके चेंज होते हैं किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, जिसको स्पर्म बोला जाता है। तो स्पर्मेटोजोआ को क्या बोला जाता है, स्पर्म बोला जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं उसमें से कुछ चेंज होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी में आपकी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है, बनता है स्पर्मेटिड। उसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट चेंज होता है और वो बना लेता है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, तो यही सब कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है जिसको हम बोलते हैं सिंगल को स्पर्मेटोगोनियम। ये आपके कहाँ पे होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सी डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। ये आपको याद रखना है। ऐसा पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कौन सी डिवीजन होती है, तो माइटोटिक डिवीजन होती है, और यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया, ईच स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, और इसके पास में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। ये आपका 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। तो स्पर्मेटोगोनिया आपकी डिप्लॉइड होती है, याद रखना है। क्लियर है? ओके। उसके बाद में जो आपके सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, जो कुछ एक स्पर्मेटोगोनिया, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और उन्हीं के अंदर होता है आपका मियोसिस। उनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। तो जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो सबसे पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, दैट इज रिडक्शन डिवीजन को कंप्लीट करती है और फॉर्मेशन करती है टू इक्वल हैप्लॉइड सेल का। यहाँ पर दो इक्वल हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी जो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या फिर आपका स्पर्मेटोगोनिया, ये दोनों के दोनों होते हैं आपके डिप्लॉइड। और सबसे पहले जो हिप्लॉइड बनता है वो होता है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उससे पहले वाले सभी सेल क्या है, डिप्लॉइड है। लिखा है विच हैव ओनली 23 क्रोमोजोम इच, यहाँ पर क्योंकि 23 क्रोमोजोम है। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर होती है सेकंड मियोटिक डिवीजन। कौन सी डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन। और फिर यहाँ पर बन जाते हैं 4 इक्वल सेल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है स्पर्मेटिड। अब आप आगे देखिए स्पर्मेटिड भी कैसे है, हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 होंगे। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिए। जो स्पर्मेटिड होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म के अंदर। और इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसको क्या बोला जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। क्लियर है? जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है यानी जब आपके स्पर्म प्रोड्यूस हो जाते हैं, यहाँ पे स्पर्मेटिड आपका स्पर्मेटोजोआ के अंदर चेंज हो जाता है, फिर ये जो है ये स्पर्मेटोजोआ ये एम्बेडेड होते हैं इस सर्टोली सेल में। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो ये आपका सर्टोली सेल और ये ब्लू कलर में यहाँ पर जो स्पर्म है वो इसके साथ में एम्बेडेड हो गया। तो जब स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट होती है, स्पर्म कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे जो स्पर्म का हेड होता है वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल में, क्योंकि सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। और फाइनली रिलीज कर दिए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब हम आगे बात करते हैं जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हार्मोन्स का क्या रोल होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपका पता है कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और वहां पर आपका सबसे पहले जो एक हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज जीएनआरएच।
अगर आपने 22 चैप्टर क्लास 11th वाला हार्मोन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको वो पढ़ लेना चाहिए, वहाँ पे हार्मोन वाले बहुत सारे लिंक है इसके साथ में। तो अब जो आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज वाला होने वाला हार्मोन है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक। अब यहाँ पर जब आपका GnRH दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब बढ़ जाता है तो जो आपके एंटीरियर पाइट्यूटरी है वहां से वो क्या रिलीज करवाता है 2 गोनेडोट्रोपिन दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। यहाँ पर सिंपल हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH को, जब GnRH कहाँ पे जाएगा एंटीरियर पाइट्यूटरी में और वहाँ से आपके रिलीज होंगे 2 हार्मोन LH एंड FSH। अब एक एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले LH के बारे में। तो LH किस पे वर्क करेगा, एक्ट ऑन द लेडिंग सेल और वहाँ पे क्या रिलीज करवाएगा, एंड्रोजन को रिलीज करवाएगा। क्लियर है। एंड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको स्टिमुलेट करेगा, उस प्रोसेस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं FSH क्या करेगा। FSH करेगा सर्टोली सेल के ऊपर वर्क। किसके ऊपर वर्क करेगा, ये सर्टोली सेल के ऊपर, और ये कुछ एक फैक्टर को रिलीज करवाएगा जो हेल्प करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर हेल्प करवाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प नहीं करवाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, जो LH है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करवा रहा है, FSH जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करवा रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक एक वर्ड को आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद में हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, स्पर्म। तो यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका स्ट्रक्चर, अगर स्पर्म की बात करें तो यहाँ पर आपके 3 पार्ट दिए गए हैं, मेनली 4 पार्ट दिए गए। इट माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले ये वाला हेड रीजन है, फिर नेक रीजन है, फिर मिडल पीस और फिर टेल। इन सभी रीजन के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, लिखा हुआ है कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑफ द होल बॉडी। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सबके चारों तरफ होती है, चारों पार्ट की तरफ होती है। अब सबसे पहले हेड रीजन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए स्पर्म का जो हेड रीजन होता है वहाँ पे इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होती है। ये रहा न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल, और ये कैसी है, हैप्लॉइड है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर इसके अलावा इलोंगेटेड यहाँ पर जो पोर्शन होता है वहां पर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एक्रोसोम। देखिए स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय एक्रोसोम। यहाँ पे ये एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है फील्ड विद द एंजाइम, जो कि फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करेंगे, यानी ओवम के अंदर एंटर करने में हेल्प करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, तो ये हो गया हमारा हेड वाला रीजन जहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर ली और एक्रोसोम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं मिडल पीस में। मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सिंपल ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल। तो ये जो टेल की मूवमेंट होगी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपकी मिडल पीस के अंदर। क्लियर है। अब उसके बाद करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दैट फैसिलिटेट्स स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। अब कितने स्पर्म रिलीज होते हैं ह्यूमन के अंदर, ये बात करते हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो मेल है वो इजैकुलेट करता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए कोइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। यानी एक टाइम पे जब इजैकुलेट होता है तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। और जो टोटल अगर हमें नॉर्मल फर्टिलिटी रेट देखना हो तो ये जो 200 रिलीज हुए उनमें से 60% जो होते हैं वहां पर नॉर्मल शेप एंड साइज प्रेजेंट होना चाहिए, और इन 60 में से जो 40% है उनमें वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। ध्यान दे, दोबारा ध्यान दे। मान लीजिए मैं मान रहा हूं कि 100 मिलियन स्पर्म रिलीज हो रहे हैं। कितने, 100 मिलियन स्पर्म रिलीज हो रही है। इनमें से जो 60 मिलियन है, 60 मिलियन में आपके पास होनी चाहिए क्या, मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। ये नॉर्मल शेप एंड साइज की होनी चाहिए। और इनमें से जो 40% है एंड एट लीस्ट 40% ऑफ देम, यानी इन 60 में से जो 40% है उनमें वाइग्रस मोटिलिटी भी होनी चाहिए। यानी नॉर्मल शेप साइज तो होना चाहिए, इसके अलावा वाइग्रस मोटिलिटी भी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो स्पर्म रिलीज होते हैं वहां पर वर्क आता है किसी और भी चीज का, कि और भी बहुत सारी चीजें थी जो हमने पढ़ी थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो वो चीज करते हैं। स्पर्म रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, वहां पे एसेसरी डक्ट जो आपके सीक्रेशन करते हैं ऑफ द एपिडाइडमस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट वगैरह जो ग्लैंड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एसेंशियल फॉर द मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ये किस में हेल्प करते हैं, आपके मैच्यूरेशन में और आपके जो मोटिलिटी है उसके अंदर हेल्प करते हैं ये सभी ग्लैंड मिलकर। अब आगे लिखा है जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है अलोंग विद द स्पर्म वो बनाता है सीमन। जो सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म बनता है क्या, सीमन। अ फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट आर ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज एंड्रोजन। और इन सबका फंक्शन जो होता है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं oogenesis के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, oogenesis के बारे में बात करेंगे, दैट इज फीमेल गेमेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेट को कहते हैं oogenesis। क्यों, क्योंकि ओवम रिलीज होता है और यहाँ पे ये डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। क्यों, क्योंकि oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस था वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हुआ था। ये एक मेन डिफरेंस हो गया, यानी एक तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो गई और एक प्यूबर्टी पे स्टार्ट हुई।
अब जब ये यहाँ पर oogenesis के अंदर जब प्यूबर्टी का टाइम होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है oogenesis के अंदर, तब यहाँ पर क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल oogonia आर फॉर्म्ड। स्पर्म के अंदर स्पर्मेटोगोनिया थे, उसी टाइम पे यहाँ पर oogonia है, क्लियर है। बट ये जो oogonia है ये बन जाते हैं किस टाइम पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के अंदर ही बन जाते हैं, जब तक बेबी कंप्लीट जो है वो 9 मंथ का भी नहीं होता, मतलब मदर के वॉर्म से बाहर भी नहीं आता, उससे पहले यहाँ पर जो है वो मिलियन ऑफ गैमेट दैट इज oogonia जो वो बन जाते हैं विद इन ईच फीटल एवरी, क्लियर है। अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखे, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बाद में कोई भी oogonia ना तो बनेगा और ना ही कोई ऐड होगा, अल्टीमेटली वो क्या होंगे, आपके डीजनरेट हो सकते हैं, कोई भी बनेगा नहीं। अब ये जो oogonia है ये स्टार्ट करते हैं डिवीजन को, oogonia क्या करते हैं, डिवीजन को स्टार्ट करते हैं, एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्पररली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। ये इंपॉर्टेंट है। तो oogonia के अंदर माइटोसिस डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद में प्राइमरी oocyte होते हैं, प्राइमरी oocyte के अंदर मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट ही होता है कि वो, अगर आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर याद है तो वहां पर जो प्रोफेज 1 थी उसमें स्टेज आती थी डिप्लोटिन, और वहां पे लिखा हुआ था कि जो आपके मेमेलियन oocytes होती है वो यहाँ पर अप टू ईयर्स तक यहाँ पर रुक सकती है। तो वही डिप्लोटिन जो स्टेज होती है प्रोफेज 1 की, वहां पर आकर आपका क्या होती है, टेम्परेली अरेस्ट हो जाती है, कौन, आपकी जो ये oogonia है ये प्राइमरी oocyte के अंदर, क्लियर है। एट दिस स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte, ये जो आपकी प्राइमरी oocyte है ये कहां पर जाकर रुक गई, डिप्लोटिन के अंदर रुक गई। अब ये कब तक रुकी रहेगी, जब तक प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं होती है तब तक, लिखा है। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलर सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। 8 लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डीजनरेट होती रहती है टाइम टू टाइम एंड फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक। देयरफॉर एट प्यूबर्टी पर यहाँ पर केवल 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वो ईच ओवरी में बसती है। पहले देखिए, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ जो आपके oogonia थे वो ईच ओवरी के अंदर थे, बट जब तक वो प्यूबर्टी आई तब तक केवल 60,000 to 80,000 बने, यानी बहुत सारा लार्ज नंबर के अंदर जो फॉलिकल थे वो डीजनरेट हो गए, एड नहीं हुआ बल्कि डीजनरेट हो गए। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है वो और ज़्यादा सराउंडेड करती है मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलर सेल से, और यहाँ पर एक न्यू थीका यानी न्यू लेयर जो है उसके बाहर बन जाती है, और वहाँ पे वो बन जाती है सेकेंडरी फॉलिकल। सिंपल देखिए, oogonia थी, oogonia में यहाँ पर क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होना स्टार्ट होता है, मियोटिक डिवीजन जाके आपका डिप्लोटिन पे रुक जाता है, वो बनाता है प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte के बाहर बहुत सारे ग्रेनुलर सेल्स आ जाते हैं, वो बना लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर और ज़्यादा ग्रेनुलर सेल्स आ जाते हैं और वो बना लेते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। अब देखिए, जो आपकी सेकेंडरी फॉलिकल है वो आपकी सून ट्रांसफॉर्म हो जाती है टर्सरी फॉलिकल के अंदर। इसका मतलब है वहाँ पे और ज़्यादा जो वो मैच्योरिटी हो जाती है, यानी सिंपल है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बन रही है, सेकेंडरी से टर्सरी बन रही है। अब यहाँ पर टर्सरी का में क्या डिफरेंस होगा, इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो यहाँ पर एक कैविटी होगी जिसके अंदर फ्लूइड जो वो फील्ड होगा वो केवल और केवल टर्सरी फॉलिकल के अंदर होता है। 2016 में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्लियर है, ओके। आगे लिखा है, द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड थीका आउटरना। तो ये जो आपके टर्सरी फॉलिकल के बाहर जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर थी, क्लियर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, 2 लेयर में, एक इंटरना और एक्सटर्ना के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब आगे लिखा देखिए, एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल। जो टर्सरी फॉलिकल के अंदर अभी भी कौन सी प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte है, ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और अब जाकर यहाँ पर जो वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो आप देखिए, प्राइमरी oocyte थी वो बन तो गई थी बर्थ से पहले ही, बट वो प्यूबर्टी तक यानी 13-14 ईयर की एज तक जो है वो वहीं रही थी। उसके बाद में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो वहाँ पे अनइक्वल डिवीजन होता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte का, और एक टीनी पोलर बॉडी है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ जाता है, ये क्या चीज़ हो रहा है, देखिए, अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या हो रहा था, 2 इक्वल सेल बन रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो ध्यान से देखिए, जब एक सेल होता है उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होती है, कंप्लीट होती है, तो उसमें 4 सेल बन जाती है, ये आपको पता है।
तो यहाँ पर तो हमें बहुत सारे स्पर्म बना रहे हैं, तो 4 बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पर्म तो रिलीज हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो ओवम की बात करें यहाँ पर, तो ओवम में क्या होगा, एक के अंदर म्यूटिक डिवीजन करके हमें केवल एक ही ओवम बनाना है, एक ही प्रोड्यूस करना है। तो अब जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगी, जब 2 सेल बनेंगे, एक को डीजनरेट कर देंगे, फिर जब 2 सेल बनेंगे तो एक को डीजनरेट फिर कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका एक oogonia है वो केवल एक ही ओवम प्रोड्यूस कर पाएगा, इसीलिए यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन हो रही है। एक सेकेंडरी oocyte और एक टीनी पोलर बॉडी, ये टीनी पोलर बॉडी यहाँ पे डीजनरेट हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte आगे डिवीजन कर लेगी। क्लियर हो गया? आगे लिखा है द सेकेंडरी oocyte जो होती है वो बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte के अंदर ही रहती है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने ये ब्लड वेसल्स है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, इसके अंदर क्या मिलेगी, प्राइमरी oocyte। फिर ये आपके सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगी, फिर टर्सरी फॉलिकल, और इसके अंदर क्या दिखाई देगा, हमें एंट्रम दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट दिस। अब इस टाइम पे हमें ये नहीं पता है, फिर भी यहाँ पर ये बोला गया द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्सरी फॉलिकल है वो मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और ग्राफियन फॉलिकल या के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सेकेंडरी oocyte देखने को मिलता है। क्लियर है? अब ये जो सेकेंडरी oocyte होती है ये एक नई मेम्ब्रेन बनाती है जिसको बोलते हैं जोना पेलिसुडा। अब इससे पहले वाली जितनी भी मेम्ब्रेन थी वो ग्रेनुलोसा सेल्स की थी, यानी वो भी सेलुलर मेम्ब्रेन थी। बट जो जेना पेलिसुडा लेयर होती है वो ए सेलुलर होती है। कैसी होती है? ए सेलुलर लेयर होती है। ये आपका क्वेश्चन आ भी चुका है 2015 में और 2020 में, ये भी आपको याद रखना है। तो जो आपकी जोना पेलिसुडा होती है वो ए सेलुलर लेयर होती है जो सराउंड करती है किसको, सेकेंडरी oocyte को। उसके आगे लिखा है द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। ये जो जोना पेलिसुडा है वो सेकेंडरी oocyte के बाहर है, ध्यान से देखिए, सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन। तो ये आपके oocyte के बाहर जो है वो मेम्ब्रेन है, तो वो अभी भी उसके साथ में ही है, सेकेंडरी oocyte के साथ में। जो आपकी फॉलिकुलर वाली सेल्स थी, जो ग्रेनुलोसा सेल्स वाली लेयर थी, वही केवल ब्रेक डाउन हुई है फ्रॉम द एवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस पूछे कि क्या डिफरेंस है। अब ये डायग्राम हमें सामने दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ से आपका AIPMT 2008 में, 2009 में और नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा ये जो डायग्राम दिया हुआ है जो हमने अभी बताया था, यहाँ पे देखिए ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ से ये ओवम रिलीज हो गई, ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। तो ये जो डायग्राम है वो आपका नीट 2013 में आ चुका है। अब हम यहाँ पर डायग्राम में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले दोनों का आप कंपेयर कर लीजिए। सबसे पहले मेल वाले की बात करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया थी, वहाँ पे माइटोसिस होकर बहुत सारे नंबर बनाए, फिर आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आई, उसके अंदर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन और बनाए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक आप देखोगे 46 क्रोमोजोम चल रही है, यहाँ पर जाके आपका 23 क्रोमोजोम आए किसके अंदर, सेकेंडरी के। यहाँ पर फिर सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन होता है, स्पर्मेटिड बनाते हैं, उनके अंदर डिफरेंशिएट होता है स्पर्मेटोजा, दैट इज स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये आपको पढ़ चुके हैं। ये सब कुछ प्यूबर्टी पे होता है। देखो 8 प्यूबर्टी लिखा हुआ है। अब इधर देखिए ध्यान से, ये फीटल लाइफ लिखी हुई है, यहाँ पर फीटल, फिर बर्थ हो रहा है, फिर चाइल्डहुड आ रहा है, फिर प्यूबर्टी आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी फीटल लाइफ के अंदर ही oogonia हो गई, वहाँ पे माइटोसिस डिफरेंशिएट होकर क्या बना रहा है, प्राइमरी oocyte बना रहा है। उसके अंदर भी ध्यान से देखिए फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में आके रुक गई, दैट इज डिप्लोटिन। अब ये देखिए बर्थ हो गया, फिर चाइल्डहुड आ गया, फिर प्यूबर्टी आया, फिर जाके डिवीजन हुई कंप्लीट प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले जाकर ये डिवाइड हुई और फिर बना है सेकेंडरी oocyte। इतना टाइम तक ये यहीं पर रहती है। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट भी हो गई, आपका सेकेंडरी oocyte एज इट इज यहाँ पे रिलीज करवा दिया गया ओवम की फॉर्म में। यहाँ पर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन नहीं हुई, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन लिखा भी नहीं हुआ है। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन कब होगी, वो होगी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जब आपका स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर एंटर कर जाएगा, तब जाकर सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगी और वहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी जो वो रिलीज होगी। अगर स्पर्म एंटर नहीं किया ओवम के अंदर, तो कोई भी सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होगी भी नहीं। ये हम आगे पढ़ेंगे और नीट में क्वेश्चन भी आ चुका है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मेन्स्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल है वो आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल प्राइमेट्स में मिलती है, फॉर एग्जांपल मंकीज में, एप्स में और ह्यूमन बींग्स में, इसको बोलते हैं मेन्स्ट्रुअल साइकिल। अब हम मेन्स्ट्रुअल साइकिल जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मेनली हम ह्यूमन की ही बात करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट मेन्स्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है तो प्यूबर्टी के अंदर, तो उसको बोलते हैं मेनार्च। सबसे पहले जब मेन्स्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं मेनार्च। जो ह्यूमन फीमेल की बात करें तो यहाँ पे जो मेन्स्ट्रुअल है वो रिपीटेड होती है, एवरेज इंटरवल 28 टू 29 डेज में बार बार रिपीट होती रहती है। इसीलिए जो साइकिल होती है, इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेन्स्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड द मेन्स्ट्रुअल साइकिल।
यानी एक स्टार्ट हुई है, उसके बाद में जब सेकंड होगी तो इसके बीच में जो साइकिल प्रोसेस चलता रहता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है। अब इस साइकिल में होता क्या है, वन ओवम इज रिलीज्ड दैट इज ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द साइकिल। यानी जो साइकिल होती है 28 डेज की, इसके बिल्कुल मिडल के अंदर जो होता है वो आपका क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रिलीज होता है ओवम। क्लियर हो गया। अब मेजर इवेंट यहाँ पे डायग्राम दिए हुए हैं, कई बच्चों को ये डायग्राम समझ में नहीं आते, बट हम यहाँ पे ध्यान से इस डायग्राम को अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेज दिए हुए हैं, यानी 1 2 3 4, यहाँ पर देखोगे तो 14 डेज है। अब एक पॉइंट याद रखना, अगर आप किसी की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज है, 30 डेज है या फिर 40 डेज भी है, क्लियर है, तो उसमें जो ओव्यूलेशन होगा वो हमेशा 14 डेज के ऊपर रहेगा। बाकी जो टाइम पीरियड चलेगा वो ये लॉन्ग टाइम पीरियड हो सकता है आपका ल्यूटियल फेज वाला, बट इसके अलावा और भी कोई भी फेज जो वो लॉन्ग नहीं हो सकती। 14 डेज पे आपका ओव्यूलेशन होगा, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है। ओके। अब ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये जो आपकी स्टेजेस दी हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये और कहीं नहीं, यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आ चुका है 2009 में, 12 में और नहीं 2018 में। ध्यान से देखिए सबसे पहले होता क्या है, यहाँ पर आपका अगर हम यूट्राइन की बात करें, यूट्रस के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पर जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर थी, जो अभी अभी बताए थे यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है, उसमें इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम होती है, उसका ब्रेकडाउन होता है और स्टार्ट होते हैं मेंसेस। जैसे ही मेंसेस स्टार्ट होते हैं वो कहलाता है फर्स्ट डे। क्या कहलाता है वो? फर्स्ट डे कहलाता है, दैट इज मेनिस्ट्रुएशन। ये मेनिस्ट्रुएशन पीरियड जब स्टार्ट हो जाए तो वो हो जाता है फर्स्ट डे। क्लियर है। उसके बाद में क्या होता है, जो आपकी यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स देखिए, अब ओवरीज के अंदर जो हमने बात बताई थी कि यहाँ पे जो आपका प्राइमरी oocyte के बाद जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर बार बार क्या हो रहा था, वहाँ पे ये जो फॉलिकल्स है वो डेवलप हो रहे होते हैं और यहाँ पे मेच्योर फॉलिकल बन जाती है। ये सब कुछ किस टाइम पे हो रहा था? फॉलिकुलर फेज में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोलाइफरेटिव फेज। ये ब्रैकेट में लिखिए, ये मैच द कॉलम आ चुके हैं तो अच्छे से देख लेना। इसको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, दैट इज प्रोलाइफरेटिव फेज भी बोलते हैं। अब 14 डेज के टाइम पे क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा, दैट इज ओवम जो है वो रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। अब जब ओवम रिलीज हो जाता है तो वहां पर जो फॉलिकल्स होती है वो बना लेती है कॉर्पस ल्यूटियम को। किसको बना लेती है? कॉर्पस ल्यूटियम को बना लेती है। क्लियर है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम से इसको क्या बोला जाएगा? ल्यूटियल फेज बोला जाएगा। इसके अलावा सीक्रेटरी फेज भी बोलती है, क्योंकि जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करती है। अब ध्यान से देखिए, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रेड लाइन में दिया हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे देखिए ये पीक हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसलिए सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम यहाँ पर देखिए वेल डेवलप हो चुकी है। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो इवेंट बता देता हूँ। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो आपका यहाँ पर एग होगा वो यहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, और कॉर्पस ल्यूटियम जो वो कंटिन्यू प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करवाती रहती है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसके बाद में क्या होगा? ये धीरे धीरे आपकी जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रीजनरेट कर जाएगी, ओके, रिग्रेसिव चली जाएगी, और यहाँ पर आपका जो ये एंडोमेट्रियम है, ये जो ग्लैंडुलर सेल्स है, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन करने की लगेगी लेयर, और यहाँ पर आपको मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके। अब हम यहाँ पे हार्मोन्स देखते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स देखते हैं, और उसके बाद में क्या होगा? देखो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी, ये सब कुछ ऐसा चलता रहेगा। हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरोन आपको समझ में आ गया, कॉर्पस ल्यूटियम तक बिल्कुल नॉर्मल रह रही है, वहां पर जाने के बाद केवल ल्यूटियल फेज के अंदर ही वो आपका बढ़ रहा है। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन को देखिए, ये हम ओवेरियन वाला तो मैं बता चुका हूँ। ईस्ट्रोजन हार्मोन को देखिए, जैसे ये बढ़ता है, बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे जब ओव्यूलेशन के टाइम पे ये काफी एकदम से इंक्रीज हो गया है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि यहाँ पर अगर बाकी सभी हार्मोन नॉर्मल रहे तो ओव्यूलेशन के टाइम पे और कौन सा हार्मोन पीक में जाता है? वो एस्ट्रोजन जाता है। अब डायग्राम भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पाइट्यूटरी हार्मोन के बारे में। पाइट्यूटरी में दो हार्मोन होते हैं, एक एफएसएच और एक एलएच। अब ध्यान से देखिए, ये भी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे चल रहे थे, जैसे ही ओव्यूलेशन फेज आई दोनों देखिए बिल्कुल पीक पे चले गए। तो ये एलएच तो बहुत ज्यादा पीक पे चला गया, इसको बोलते हैं एलएच सर्ज। इसको क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। क्लियर है। और ये एलएच सर्ज रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए। किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए। क्लियर है। इसके अलावा एफएसएच भी जो वो काफ़ी हाई चला जाता है, उसके बाद में देखो आप नॉर्मल कंडीशन में ये आ चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये डायग्राम समझ में आ चुका होगा, ये हार्मोन वगैरह समझ में आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
साइकिल स्टार्ट कब होती है? साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई, क्लियर है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइन, ये मैंने बताया था, जो एंडोमेट्रियम लाइन है वही ब्रेक डाउन करके आपके मेंसेस के फॉर्म में बाहर आती है। ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म द लिक्विड, इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी ब्रेक डाउन कर जाती है और लिक्विड की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। अब ये जो मेंसेस के अंदर जो ब्लड आता है वो आपका क्लोट नहीं करता, ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है। ओके, उसके बाद देखते हैं मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर वहां पर जो ओवम है वो तभी रिलीज होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वहां पे एंडोमेट्रियम की लाइन में इंप्लांटेशन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की लाइन ब्रेक ही नहीं करेगी तो मेंसेस रिलीज ही नहीं होंगे। लेक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अगर यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है तो वो प्रेगनेंसी हो सकती है, बट इसमें घबराना नहीं है। कई बार क्या हो सकता है, ये अलग रीजन से भी हो सकता है। इट में ऑल्सो भी कोज ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइन कोज, जैसे स्ट्रेस, पुअर हेल्थ वगैरह की वजह से भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लेट हो सकती है या फिर वो एक बार नहीं भी आती है, क्लियर है। ये चीज क्लियर होगी। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फॉलिकुलर फेज वाली बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। उसके बाद में फॉलिकुलर फेज आते हैं जिसको प्रोलाइफरेटिव फेज भी बोलते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होती है वो आपकी ओवरी में ग्रो करती है और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पता होगा। साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ में और क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम की लाइन है जो ब्रेक डाउन कर गई थी किस टाइम पे, जब वहां पे कोई भी इंप्लांटेशन नहीं हुआ था, वो भी धीरे धीरे वापस ग्रो करने लगती है यूट्रस रीजन थ्रू द प्रोलाइफरेटिव, इसलिए इसको प्रोलाइफरेटिव बोला गया। जो फॉलिकुलर फेज है वो विद रिस्पेक्ट टू ओवेरियन इवेंट बोला गया है। प्रोलाइफरेटिव फेज जो वो विद रिस्पेक्ट टू यूट्रस इवेंट बोला गया। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगर देखा दी चेंजेस इन द ओवेरी एंड द यूट्रस इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। अब होता क्या, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला जो पूरा पैराग्राफ है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है यहां से समझ लो। AIPMT 2004 में, फिर 6 में, फिर 7 में, फिर 2011 में, फिर 12 में, फिर 14 में, फिर 15 में, फिर 16 में, फिर 19 में और फिर नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। इतना इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ होने वाला है और 18 में उस डायग्राम से आ सका है। तो आप ये देख लीजिए 18, 19, 20 में तो यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। ओके, बात करते हैं द सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन दैट इज LH एंड FSH, जो कि पाइट्यूटरी से होने वाले रिलीज वाले हार्मोन है। ये फीमेल के अंदर क्या करते हैं, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ये फॉलिकुलर फेज के टाइम पे धीरे धीरे ग्रो करते हैं एंड साइमल्टेनियसली फॉलिकुलर का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ये तो चीज क्लियर है। एज वेल एज द सीक्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय द ग्रोवियन फॉलिकल। जो ग्रोविंग फॉलिकल है, जो फॉलिकल जैसे जैसे डेवलप हो रही है वो सीक्रेट करती है कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन। और जब ओव्यूलेशन होता है तो वहां पर वो बहुत ज्यादा पीक में चला जाता है। बोथ LH एंड FSH अभी हमने डायग्राम में देखा था, अटेन ए पीक लेवल एट द मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट द 14 डेज टाइम पे ये मिडल ऑफ द साइकिल में बिल्कुल अटेन पीक कर लेते हैं। रैपिड सीक्रेशन ऑफ LH का एकदम से सीक्रेशन होता है, इट्स मैक्सिमम लेवल, बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे LH रिलीज होता है ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड द LH सर्ज। इसको क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वो रप्चर कर जाती है और वहां पे रिलीज हो जाता है ओवम, दैट इज ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन होता है आपका 14 डेज के अंदर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके बाद में स्टार्ट होती है ल्यूटियल फेज, क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। द ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रेमिनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म टू द कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, जो अभी अभी बताया था, विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। क्यों करके रखता है, सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन, क्योंकि वहां पर जब फर्टिलाइज्ड एग आएगा तो वो इम्प्लांट कहां पे होगा, उसी एंडोमेट्रियम के अंदर होगा। ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम अदर इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम तब तक रहती है जब तक आपका प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता, तब तक कंप्लीटली जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहता है। उसके बाद में प्लासेंटा जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता रहता है। तो प्रोजेस्टेरोन काफी इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन द प्रेगनेंसी, क्लियर है। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। अगर वहां पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर जाएगी। दिस कोज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। उसके बाद में एंडोमेट्रियम, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने लगेगा तो एंडोमेट्रियम को कोई भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद में क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो वो आपकी ब्रेक डाउन करने लगेगी और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। उसके बाद में न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो लगभग 50 ईयर ऑफ एज तक चलती रहती है। उसके बाद में स्टॉप हो जाती है, स्टॉप को बोलते हैं मेनोपॉज, क्लियर है। अगर ये साइकिल मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट अच्छे से चल रही है तो वो आपका नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को दिखाता है और ये मेनार्च और मेनोपॉज के बीच में चलती रहती है, क्लियर हो गया।
अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, देन हम इम्प्लांटेशन देखेंगे। तो एक्चुअल में होता क्या है, ड्यूरिंग द कोपुलेशन दैट इज कोइटस के टाइम पे जब सीमेन रिलीज किया जाता है पेनिस के थ्रू वेजाइना में, तो वहाँ पे हो जाता है इंसेमिनेशन, यानी यहाँ पे जो मोटाइल स्पर्म है वो स्विम करते हुए कहाँ पे पहुँच जाते हैं, सर्विक्स रीजन के अंदर पहुँच जाते हैं, वहाँ से एंटर करते हैं यूट्रस के अंदर और फाइनली वो पहुँच जाते हैं एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के अंदर। क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी रीजन है उधर से ओवम आ जाता है, तो ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पर, एम्पुलरी रीजन के अंदर, और वहाँ पर होती है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। कहाँ पर, एम्पुलरी रीजन के अंदर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट लिखा हुआ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो केवल और केवल तभी हो सकती है जब ओवम और स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट हो साइमुलटेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। अगर साइमल्टेनियसली दोनों एम्पुलरी रीजन के अंदर आएंगे वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी और कहीं पर नहीं होगी। और यहाँ से 2016 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो ये भी याद रखें। यही कारण है, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन, और यही कारण है कि सभी कोपुलेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि दोनों एक टाइम पे एम्पुलरी रीजन में नहीं पहुंच पाते हैं। क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं जब एंटर करता है स्पर्म तब क्या होता है और क्या कुछ नहीं होता, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो डेफिनेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होता क्या है, स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पैलेसुडा लेयर। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट के बाहर होती है जोना पैलेसुडा, और ये कैसी होती है, ए सेलुलर लेयर होती है। ये भी मैं बता चुका हूँ, 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर है। अब यहाँ पर होता क्या है, ऑफ द ओवम एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। तो जैसे ही एक स्पर्म जो है वो जेना पैलेसुडा को एंटर करते हुए ओवम के अंदर जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर, किस मेम्ब्रेन के अंदर, जोना पैलेसुडा के अंदर कुछ एक चेंज आती है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, बाकी जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएंगे, यानी ये वाले जो स्पर्म है ये एंटर नहीं कर पाएंगे अगर ये वाला स्पर्म यहाँ पर एंटर कर गया तो। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, क्योंकि ये इंश्योर किया जाता है कि केवल एक स्पर्म जो वो फर्टिलाइज कर दे ओवम को। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। आगे लिखा था सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम। अभी देखिए हमने स्पर्म की बात की थी और वहां पर बात की थी कि उसके हेड के रीजन के अंदर एक्रोसोम होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स होती हैं, वो काफी हेल्प करता है किसके अंदर, टू स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जेना पैलेसुडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। तो ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पैलेसुडा है, इनके थ्रू आपको ओवम के अंदर एंटर करने में हेल्प कौन करेगा, जो एक्रोसोम होता है वो हेल्प करता है। अब डायग्राम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्पर्म का डायग्राम दिया है, यहाँ पे ये जोना पैलेसुडा हो गया, यहाँ पे प्री वेटेलाइन स्पेस हो गया जो कि सेल मेम्ब्रेन ओवम की और जोना पैलेसुडा के बीच में स्पेस होता है, और सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा, इसके बाहर जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं सेल ऑफ द कोरोना रेडिएटा। अब ये जो लिखा हुआ है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जोना पैलेसुडा जो लेयर होती है उसके बाद में चेंज होता है, ये सब कुछ वो इसी के कॉन्टेक्ट में आता है सबसे पहले। तो यहाँ से AIPMT 2011 और नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होती है केवल वही कंप्लीट होती है ओवम के अंदर, अभी तक सेकंड मियोटिक डिवीजन नहीं हुई है और वो अब जाके कंप्लीट होगी। और मैंने आपको बोला था अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो होगी, नहीं हुआ तो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही आपका स्पर्म एंटर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए साइटोप्लाज्मा में, जैसे ही एंटर कर गया साइटोप्लाज्मा में, तब क्या होता है, दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। तो अब जाकर सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई है जब आपका स्पर्म जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर चुका है। द सेकंड मियोटिक डिवीजन ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम दैट इज ooted। एक्चुअल में जो हैप्लॉइड ओवम होता है उसको बोला जाता है ooted, ये इसको बोला जाता है जो कि एक्चुअल में गेमीट होता है जिसके साथ फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर हो गया। ओवम में तो अभी भी आपकी एक डिवीजन रहती थी, तो यहाँ पे हैप्लॉइड ओवम के अंदर जो ooted कहलाता है वहां पर एक सेकेंडरी पोलर बॉडी आपको पता चल गया होगा, क्यों, क्योंकि हमें एक सेल से एक ही गेमेट बनाना था इसलिए। उसके बाद में जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होती है स्पर्म की, वो फ्यूज करती है किसके साथ में, आपके जो ओवम होता है उसके साथ में, और बना लेता है डिप्लॉइड जाइगोट, और फिर क्या बन जाता है, जाइगोट। जाइगोट में वापिस से क्रोमोजोम हो जाते हैं 46 क्योंकि ये डिप्लॉइड है।
क्लियर है। अब यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन दिया है, वो आपको पता है कि एक्स जो होती है वो फीमेल होती है और XY जो होता है वो मेल होता है। आपको पता है कि ओवम जो होता है वो केवल और केवल एक्स प्रोड्यूस करता है, जबकि जो स्पर्म होता है उसके अंदर 50% एक्स होते हैं और 50% वाई होते हैं। ये आपको पता है, सिंपल बहुत बार आप पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पर ये जो मेल और फीमेल है वो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर कि स्पर्म कौन सा लाता है। अगर वो एक्स लाएगा तो एक्स बनेगा, अगर वो वाई लाएगा तो XY बनेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसीलिए यहाँ पे जो फीमेल बेबी या मेल बेबी है वो कभी भी मेल पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड, वो मेल पे डिपेंड करता है, कभी भी फीमेल पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज व्हाई द साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। ये चीज क्लियर हो गई। ओके, बहुत बार पढ़ चुके इसलिए मैंने इजीली बता दिया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे होगा माइटोटिक डिवीजन, किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। और वो कहां पे चलेंगे, क्योंकि एम्पुलरी रीजन में मिला था, वहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो वहाँ पे जाइगोट बन गया था। अब वो जो फैलोपियन ट्यूब है उसके इस्टमस पार्ट से होते हुए वो आपके कहाँ पर आते हैं, यूट्रस के अंदर आते हैं, कॉल्ड द क्लीवेज। और उस टाइम पे क्या चल रहा होता है, माइटोटिक डिवीजन चल रहा होता है जाइगोट के अंदर, और उस प्रोसेस को बोला जाता है क्लेवेज। क्या बोला जाता है, क्लेवेज बोला जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, जो जाइगोट के अंदर डिवीजन हो रहा है वो। और अब यहाँ पे केवल और केवल कौन सा डिवीजन चलता रहेगा, माइटोटिक डिवीजन चलता रहेगा। अब उसमें होता क्या है, जो एक जाइगोट है वो डिवाइड करके कितने सेल बनाएगा, 2 बनाएगा। फिर 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 से 8 और 8 से 16 बनेंगे। क्लियर है। तो ये जो सेल्स होते हैं इनको बोलते हैं ब्लास्टोमर। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर बोलते हैं। अब जो 8 to 16 सेल वाले को बोला जाता है मोरूला। क्या बोला जाता है, मोरूला। यानी यहाँ पर देखिए, ये आपका पहले आपका ओवम है, उसके बाद में स्पर्म आ गए, यहाँ पर जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन होगा, ये 2 सेल बने, ये 4 बने, यहाँ पर ये 8 बन गए। तो 8 से लेकर 16 सेल की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं मोरूला। अब मोरूला के अंदर बाद में और डिवीजन होती रहती है और वो बनाता है क्या, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाता है वो, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। जो मोरूला है वो बनाता है किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। क्लियर है। अब यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो इंप्लांट कर जाता है किसके साथ में, यूट्रस के साथ में। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर बताया था एंडोमेट्रियम की लाइन ब्रेक डाउन नहीं करेगी अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ब्रेक डाउन करेगी। क्लियर है। तो वहाँ पर उसके बाद में क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये डायग्राम वाला पोर्शन यही बताया हुआ, देखो यहाँ पर आपके ABC लिखा, ये ABCDE इस टाइप से लिखा है कि यहाँ पर E तक ये बन जाता है, फिर F में ये बन जाता है, फिर G और H में ये बन जाता है। क्लियर है, यही यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो आपका सेकंड पोलर बॉडी वाला था, कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपका सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, ये 2015 में, 2019 में और 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। ये भी आपको याद रखना है। मैंने आपको बता दिया सेकंड म्यूटिक डिवीजन कब कंप्लीट होती है। ये जो मोरूला मैंने आपको बताया कि 8 to 16 जो ब्लास्टोमर वाले सेल्स होते हैं इनको बोला जाता है मोरूला, और यहाँ से AIPMT 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आगे चलते हैं। फिर मोरूला के अंदर कंटिन्यू डिवाइड चलता रहता है और वो बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये चीज़ क्लियर होगी। ब्लास्टोसिस्ट आपका चला जाता है यूट्रस के अंदर। अब ब्लास्टोमर, जो ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल है उनको बोला गया ब्लास्टोमर। जो ब्लास्टोमर ऑफ द आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पर जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है इसे 2 लेयर बना लेता है। कितनी लेयर बना लेता है, 2 लेयर। आउटर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट, और इनर जो सेल मास होते हैं उसको बोलते हैं इनर सेल मास। किसके अंदर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। अभी भी आप कहोगे हमें नहीं समझ में आया, तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम आपके सामने है। ये ब्लास्टोसिस्ट, ये इसमें आउटर दिखाई दे रहा है जो आपका वॉयलेट कलर में, और अंदर देखिए यहाँ पर आपका क्रीम कलर में दिखाई दे रहा है, ये इनर सेल मास है। और बाहर वाली जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी ट्रोफोब्लास्ट होती है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है ना वो देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, और ये किसके साथ अटैच होती है, एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच होती है। और जो इनर सेल मास होता है ना वो डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो के अंदर। अब अटैचमेंट के बाद में क्या होता है, जो यूट्राइन सेल वॉल जो है, जो आपके एंडोमेट्रियम की लाइन है वो बहुत जल्दी डिवाइड रैपिडली और कवर कर लेती है कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट को, कंप्लीट कवर कर लेती है। उसके बाद में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है वो एम्बेडेड रह जाता है किसके अंदर, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। इसको को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। अभी यहाँ से आपके कितने बार क्वेश्चन आ चुके हैं, AIPMT 2012 में और नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा एक बात करते हैं, अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर हुआ, कहाँ पे देखो यहाँ पे एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, तो वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है। अगर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अदर देन यूट्रस कहीं पर भी हो जाए, मान लो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी, कई बार क्या होता है कोई भी चीज़ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से जो आपका इम्प्लांटेशन है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो गया, तो उस कंडीशन में उसको बोला जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोला जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 2015 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं
कि यहाँ जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसके में फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता एम्ब्रियो का, और वो केवल उसी स्टेज पर जाकर रुक जाती है। क्लियर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। तो अब हमारा इम्प्लांटेशन तो हो चुका था, और इम्प्लांटेशन के अंदर क्या हुआ था, जो ब्लास्टोसिस्ट था वो किसके साथ, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर हो चुका था। अब देखिए इम्प्लांटेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट थी, जो ब्लास्टोसिस्ट के बाहर दो लेयर थी, एक तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर थी और एक थी इनर सेल मास। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट थी उसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आते हैं। कैसे आते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको बोला जाता है कोरियोनिक विलाई। क्या बोला जाता है उनको, कोरियोनिक विलाई। और ये किसके सराउंडेड आ जाते हैं, जो यूट्राइन टिश्यू है, जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है उसके चारों तरफ फैल जाते हैं, और वहाँ पे मैटरनल ब्लड के साथ में क्या कर जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है। अब आगे लिखा देखिए, द कोरियोनिक विलाई जो कि ट्रोफोब्लास्ट से निकलते हैं, एंड यूट्राइन टिश्यू जो यूट्रस के अंदर है, बिकम इंटरडिजिटेड, मतलब एक दूसरे के फिंगर लाइक ऐसे इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा। फिर क्या होता है, तो ये कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू है, ये दोनों मिलकर ज्वाइन हो जाते हैं और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। किस किस के बीच में, जो एम्ब्रियो है जो आपका डेवलप होने वाला है और जो आपका मैटरनल बॉडी है उनके बीच में, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं उसको, प्लासेंटा बोलते हैं। अब ये जो प्लासेंटा बना लेते हैं ये क्या काम करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्लासेंटा सबसे पहले सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को पहुंचाता है, यानी एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम किसका है, प्लासेंटा का। जब ये सारे काम कर रहा होगा तो एम्ब्रियो डेवलप करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा और भी एक्सक्रीटरी और वेस्ट मटेरियल जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको रिमूव भी कौन करेगा, प्लासेंटा करेगा, जो भी आपके एम्ब्रियो के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं। क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर जो प्लासेंटा होता है ना, इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कोड। और ये अम्बिलिकल कोड आपको भी पता है कि जब बेबी को बाहर आ जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है, तो उसके बाद में जो डॉक्टर उस अम्बिलिकल कोड को कट करते हैं। आपने देख भी सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो अम्बिलिकल कोड होती है। अब ये जो प्लासेंटा कनेक्ट करती है एम्ब्रियो किसके थ्रू, अम्बिलिकल कोड में, ये क्या काम करता है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। और ये बहुत सारे सब्सटेंस जो एम्ब्रियो से मदर तक और मदर से एम्ब्रियो तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है। ओके, अब प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। जो प्लासेंटा होता है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है, और इसका मतलब एंडोक्राइन तो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, तो ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। मेनली 4 हार्मोन दिए गए, कौन कौन सा, पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, आपके प्लासेंटा के द्वारा प्रोड्यूस करे जाते हैं। आगे लिखा इन द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवेरी। अब इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पे सीक्रेटेड बाय लिखा हुआ है, तो जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो सीक्रेट किया जाता है ओवरी के द्वारा, और यहाँ पर ये प्रोड्यूस किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है नीट 2021 में, वहाँ पे ओवरी जो है वो ऑप्शन में नहीं देता, कॉर्पस ल्यूटियम जो वो रिलैक्सिन को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। अब ये जो पैराग्राफ है जहाँ तक हमने बताया ओवेरी तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कितना इंपॉर्टेंट है इसको आप ये समझ लीजिए कि 2013 में, 16 में, 18 में, 20 में और 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा था। ओके, अब आगे बात करते हैं। जो आपके HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन है, ये केवल और केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही डेवलप होते हैं। बाकी ये हार्मोन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम पर डेवलप नहीं होते। कौन कौन सा, HCG, HPL और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो आपको पता है डेवलप होते रहते हैं। इन द एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अदर हार्मोन है, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन वगैरह जो हार्मोन है, इनका जो आपका ये भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इनका जो सिक्रीशन है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाता है मैटरनल ब्लड के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसलिए जो इसेंशियल है, जो आपका फीटल की ग्रोथ हो रही है उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक चेंज जो भी हो रहा है मदर के अंदर और प्रेगनेंसी को मेंटेन, ये सब कुछ कौन हेल्प करता है, ये जो आपके हार्मोन्स के काफ़ी लेवल बढ़ जाते हैं ये हेल्प करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनके लेवल बढ़ जाते हैं। अब ये डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, ये आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। यहाँ पे यॉक सैक दिखाया गया, ये कैविटी ऑफ द यूट्रस है, यहाँ पे प्लासेंटल विलाई दिखाया गया, और ये आपके अम्बिलिकल कोड विद इट्स वेसल वगैरह दिखाई गई। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप हो रहा है वो बात करते हैं। यहाँ पे तो ट्रोफोब्लास्ट तो आपको समझ में आ चुकी है, यहाँ पे ये विलाई स्ट्रक्चर ये पूरी इसके साथ में कनेक्ट हो गए।
अब जो इनर सेल मास था ना, इनर सेल मास एम्ब्रियो को डेवलप करेगा। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, जो हमारा एम्ब्रियो था वो डिफरेंशिएट होता है इनटू एन आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और एक मीजोडर्म होती है, वो उन थोड़ी टाइम के बाद में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आ जाती है। यानी एक्टोडर्म, फिर आता है आपका एंडोडर्म, और इनके बीच में होती है मीजोडर्म। एनिमल किंगडम जो चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो ये तीनों की तीनों लेयर हमें दिखाई देती है, वहाँ पे डायग्राम से दिखाया भी गया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो एनिमल किंगडम आप देख सकते हो वहाँ पर। और ये जो तीनों लेयर होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म, यही पूरा टिश्यू बनाती है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं एडल्ट के अंदर, ये सारे के सारे इन्हीं लेयर से बनते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी दी गई है, जो इनर सेल मास होता है उसके पास सर्टेन सेल होते हैं जिनको बोलते हैं स्टेम सेल। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स बोलते हैं। इन स्टेम सेल्स में इतना पोटेंशियल होता है कि ये हमारे सभी टिश्यू और ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं। किसके अंदर? स्टेम सेल के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं गेस्टेशन पीरियड के टाइम पे। गेस्टेशन पीरियड आपको पता है कितना चलता है? 9 मंथ्स चलता है ह्यूमन के अंदर। क्लियर है? अब 9 मंथ्स के अंदर कैसी चीज़ें कब कब डेवलप होती है वो सब कुछ दिया हुआ है। AIPMT 2010 और नीट 2020 में आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बीइंग से। जैसे 1 मंथ कंप्लीट होता है प्रेगनेंसी का, तो एम्ब्रियो का जो हार्ट है वो बन जाता है। यानी 1 मंथ के बाद में आप जो है वो हार्ट बन जाता है, और वहाँ पर आप जो ग्रोविंग फीटस है उसको स्टेथोस्कोप की मदद से, लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरली थ्रू द स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप की मदद से जो एम्ब्रियो है उसकी हार्ट साउंड को आप भी केयरफुली सुन सकते हो। तो आप ये देख लीजिए केवल 1 मंथ के बाद में जो बेबी है उसका हार्ट जो है वो बन जाता है, और ये कंप्लीट पूरी लाइफ जो वो वर्क करता रहता है, आपको भी पता है। अब जैसे ही एंड होता है 2nd मंथ, उस टाइम क्या होता है? बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। जो हमारे 4 लिम्स, हैंड लिम्स वगैरह होते हैं, उनमें जो उंगलियां वगैरह होती हैं ये डेवलप हो जाती है आफ्टर 2nd मंथ। By end of the 12 week, that is first trimester, that is first 3 months। क्लियर है? तो फर्स्ट 3 मंथ्स उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी 3 मंथ हो चुके हैं, ट्राइमेस्टर उसको कहलाते हैं। तो ट्राइमेस्टर जब कंप्लीट होता है तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड। तो लिम्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन वगैरह वेल डेवलप हो जाते हैं। यहीं से आया हुआ आपका 2010 और 2020 में क्वेश्चन। उसके बाद में आगे क्या होता है देखिए, जैसे ही 5th मंथ कंप्लीट होता है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, जो फीटस के अंदर जो है वो पहली मूवमेंट, इसके अलावा अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड के ऊपर हेयर वगैरह जो होते हैं वो ड्यूरिंग द 5th मंथ जो होते हैं वो हमें पता चल जाता है उन चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें नहीं पता चलता है जो मतलब अंदर मूवमेंट वगैरह हो रही है वो चीज़ें। बाय द एंड ऑफ अबाउट द 12 वीक्स, यहाँ पे 2nd ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, यानी टोटल 6 मंथ हो गए। जैसे 6 मंथ होती हैं तो बॉडी कवर्ड हो जाती है कंप्लीटली फाइन हेयर के थ्रू। इसके अलावा आईलिड जो होती है वो सेपरेट हो जाती है और आईलैशेस जो है वो फॉर्म्ड हो जाती है। और जैसे 9 मंथ कंप्लीट होता है तो वहाँ पे फीटस फुल डेवलप हो जाता है और रेडी फॉर द डिलीवरी। अब डिलीवरी करवा देते हैं, पार्चुरेशन करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एवरेज टाइम पीरियड होता है 9 मंथ, उसको क्या बोला जाता है? गेस्टेशन पीरियड। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था यही बातें की थी, वापस भी यही बातें करें। इसमें होता क्या है? वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के अंदर एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जिसके द्वारा जो है वो डिलीवरी हो जाती है फीटस की। ये जो डिलीवरी ऑफ द प्रोसेस है फीटस का, इसी को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्लियर हो गया? पार्चुरेशन जो है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन मतलब न्यूरॉन का भी रोल है, और एंडोक्राइन यानी हार्मोन का भी रोल होता है पार्चुरेशन के टाइम पे। कैसे? सबसे पहला चीज़ है यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है जो अभी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन बताने वाले हैं। 2009 में, 10 में, 12 में, 13 में, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे बात करेंगे तो आपका 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देखिए पार्चुरेशन इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। अब सिग्नल किसके द्वारा भेजा जाता है? द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा। तो सबसे पहले जो सिग्नल ओरिजिनेट होता है वो फुल्ली डेवलप्ड जो फीटस है वो सिग्नल भेजता है, फिर उसके बाद में प्लासेंटा में पहुंचते हैं और प्लासेंटा के थ्रू वहाँ पे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन में स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अभी हैवी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुए, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुए, केवल माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए हैं। उसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे ये स्टार्ट होते हैं उसके बाद में क्या होता है? दिस ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पाइट्यूटरी। ये इंपॉर्टेंट है, जो मदर की पाइट्यूटरी ग्लैंड है वहां से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, फीटस से नहीं, मैटरनल से जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? यूट्राइन मसल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ते ही जाते हैं, और सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है वो भी साथ के साथ बढ़ता जाता है। लिखा हुआ है द साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होते जाते हैं।
इसकी वजह से क्या होता है, जो बेबी है वो एक्सप्लोजन बाहर निकाल दिया जाता है यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। इसके बाद में जैसे ही यहाँ पे बेबी बाहर निकल जाता है, उसके बाद में इन्फेंट की डिलीवरी होते ही जो आपका प्लासेंटा है वो भी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है यूट्रस के अंदर। क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं लैक्टेशन के बारे में, मेमरी ग्लैंड में इनका क्या रोल है। तो मेमरी ग्लैंड जो होते हैं फीमेल के, वो भी डिफरेंशिएट करते हैं और जस्ट आफ्टर द प्रेगनेंसी, जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होती है उसी टाइम वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं लैक्टेशन। और ये किस में मदद करता है? फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इनिशियल फ्यू डेज में, वहाँ पे उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर ये पढ़ेंगे हम। क्लियर है? तो इसीलिए ये काफ़ी एसेंशियल होता है, यानी स्टार्टिंग में जो न्यू बॉर्न बेबी है इसीलिए उसको केवल और केवल मदर का मिल्क ही दिया जाता है अप टू 6 मंथ तक। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रो इन रिकमेंडेड डेज बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। क्लियर हो गया? ये सब कुछ था इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।